नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया तो होंगे ना? मैं आपका मैथ का टीचर अनूप कुमार। मैं आपको स्टडी विद पवन चैनल के माध्यम से कक्षा 9 और 10 की मैथ कंप्लीट कराऊंगा। और आज हम वैसे थोड़ा इंट्रो जान लूँ कि आपको पढ़ना क्या है। कक्षा 10 की क्लास आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, तो आज थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पहले चैप्टर से, पहले चैप्टर में है क्या, पढ़ना क्या है। तो आज पहला चैप्टर है अपना अध्याय वास्तविक संख्याएं। ये है अपना पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लें, ये होता क्या है। तो सबसे पहले अब आप संख्या के बारे में जान लें कि संख्या है क्या। जैसे ये है 12, ये संख्या है क्या। ये संख्या अंकों से मिलकर बनी। जैसे अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 10 अंकों से मिलकर ये संख्या बनी है। अगर हम यहाँ पर 10 कर दें तो देखा 0 और 1 से मिलकर बन गई। तो ये सिर्फ इन 10 संख्याओं से मिलकर बनी है। 1 से 9 तक जितनी संख्या है इन 10 संख्याओं से मिलकर ये संख्या बनी है, 10 अंकों से मिलकर। तो जैसे ये 256 है, तो 2, 5, 6 ये 3 अंकों से मिलकर बन गई ये संख्या। तो इसी प्रकार संख्या क्या है कि अंकों से बनने वाली संख्या कहलाती है। तो अब हम वैसे वास्तविक संख्याओं के बारे में जानें कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और भी हैं परिमेय, अपरिमेय, सहभाज्य, अभाज्य, भाज्य संख्या, ये सभी वास्तविक संख्याओं में आते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या होती क्या है। हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेंगे होती क्या है। आपने कक्षा 1 में, 2 में, 3 में आप स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं संख्याएं। गिनती तो आपने पढ़ी होगी, 1, 2, 3 ऐसी आपने गिनती पढ़ी होगी। ये सभी प्राकृतिक संख्या में आती है। लेकिन इसमें ये है कि 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ये जाती हैं अनंत तक। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या जैसे ये प्राकृतिक संख्या है अपनी 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें शून्य शून्य भी ऐड कर दूं, जैसे ये 0 भी जोड़ दूं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जैसे पूर्ण संख्या 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, जैसे इनफाइनाइट है अपरिभाषित, इसको अनंत भी बोलते हैं, अनंत तक। ऐसे इसमें भी लगा दो इनफाइनाइट तक, आप समझ गए होंगे, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सभी प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या अगर इसमें 0 प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड भी कर दूं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो एक नोट है कि प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। जैसे प्राकृतिक संख्या है इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या से मिलकर तो बनी है। जैसे 1, 2, 3, 4 अगर 0 ना लें तो ये पूर्ण संख्या तो है, ये प्राकृतिक संख्या तो है। अगर इसमें 0 लगा दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती। तो आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं।
नहीं कह सकते। जैसे नोट में है कि प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या तो कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। अब रब कर दूं, आपने लिख लिया होगा तो लिख लिया हो तो मैं रब कर दूं इसको। अब मैं जान लूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होती क्या है, तो अब हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वे सभी परिमेय संख्या हैं। जैसे 2/3 ये है p, ये है q। आप जानते हैं, आपने देख लिया है p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में ही तो लिखी, तो ये p/q के रूप में तो लिखी है और p/q के रूप में तो लिखी है। जैसे ये q है, ये q ही तो है। q आपने क्या लिखा, q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर q क्या है 3, तो q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है, तो ये है परिमेय संख्या है। जैसे और एग्जांपल देख लें, जैसे कि 5/8, इसे भी तो p/q के रूप में है। ये p है, ये q है, और ये q है, q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या है। जैसे और एग्जांपल जान ले, जैसे ये 5 है, 5, अब बताओ ये 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये 5 परिमेय संख्या है। कैसे? अपन 5 के बटे में 1 लिख सकते हैं। क्यों 1 का भाग 5 में 2 इस वजह से नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 का भाग 5 में 2 तो ये अच्छा नहीं लगता लिखने से। इस वजह से अपन 5/1 लिख सकते हैं 5 को। तो ये है p, ये है q। अब ये p/q के रूप में है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 5/1, 5/1 परिमेय संख्या है, कह सकते हैं। जैसे आप एक और एग्जांपल देख लें, जैसे 0, कोई बता सकता है कि 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? चलो ठीक है, मैं ही बता देता। 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? 0 को अपन 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर 1/0 होता तो ये अपरिमेय संख्या होती, क्योंकि ये 0 हो जाता। लेकिन 0/0 है जो एक परिमेय संख्या है, इसको 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? कि ये q है, जो q अपना 0 के बराबर नहीं है, तो इसको भी अपन कह सकते हैं कि q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपन इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे और भी एग्जांपल जान ले, जैसे इसमें कुछ एक्सेप्शन अपवाद भी हैं। इसको लिख लिया हो तो रब कर दूंगा। चलो ठीक है, लिख लो। चलो ठीक है, रब कर देता हूँ, लिख लिया हो तो। कोई बता सकता है पाई
एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, और 22/7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इनमें से कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, या दोनों परिमेय संख्या है या दोनों अपरिमेय संख्या है, कोई बता सकता है? चलो मैं बता देता हूँ। ये पता है कि पाई कहाँ से आई? ये कोई वृत्त है अपना, ए है इसका डायमीटर, इसका व्यास, ए हो गई त्रिज्या, ए त्रिज्या हो गई, इन दोनों को मिलाकर 2r = d होता है वृत्त, वो व्यास। ये होती है क्या? परिधि 2πr। इसको अपन पाई कैसे आती है? जैसे परिधि बटे 2π, परिधि बटे व्यास, इसको व्यास को अपन 2r भी तो लिख सकते हैं, 2r से 2r कट गई तो ये पाई तो आई, ये पाई यहाँ से आई है। तो अब हम जान ले कि ये पाई और 22/7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या दोनों, कौन परिमेय है या कौन अपरिमेय है। तो ये पाई है, जो पाई का मान होता है 3.14। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो 22/7 है ये एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या कैसे है? ये अपरिमेय संख्या क्या है? पाई का मान 3.14 भी होता है और 22/7 भी होता है। तो फिर एक अपरिमेय क्यों है, एक परिमेय क्यों है? ये 22/7 है जो ये p/q के रूप में लिखा है, और q0 = 0, q 0 के बराबर नहीं है, और पाई का मान 3.14 होता है, इस वजह से अपरिमेय संख्या है। तो आप जान गए होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, वो 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो अब मैं इसको रख कर हम बताता हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और q = 0, q 0 के बराबर होना चाहिए, वे अपरिमेय संख्या होती है। आपने पढ़ा होगा जैसे √49 है, ये परिमेय है या अपरिमेय है? 49 को अपन किसी भी संख्या का परिमेय या अपरिमेय निकाल लेके लाना, उसको पहले सरलीकरण कहते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं। जैसे 49 है, कितने का वर्ग है? 7 का, 7 का वर्ग है। अब इसको 7 के बटे में एक रहता है, हमेशा रहता है। अगर कोई संख्या सिंगल है तो उसके बटे में एक हमेशा रहता है। तो ये p/q के में आ गई ना, ये p है, ये q है, और जो कि q0 = 0, q 0 के बराबर भी नहीं है। हम इसे भी कह सकते हैं √49 परिमेय संख्या है। अब कोई इसे बता सकता है कि √3/√27 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ। इसे पहले हमने क्या बोला, पहले इसको सॉल्व किया जाता है, सरल किया जाता है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/27, इसके पूरे पे रूट कर सकते हैं। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो ये क्या आ गया? 1/9 आ गया। अब इसको अपन ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/3, क्यों? रूट के अंदर है तो 9 है ना, रूट के बाहर आएगी तो ये 3 का ही तो वर्ग है, तो चलो 1/3। अब ये p/q के रूप में है, और q0 = 0, q 0 के बराबर भी नहीं है। हम इसे भी कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चलो आपने ये लिख लिया हो तो मैं रब कर दूं। चलो ठीक। अब इससे ये जान गए, तो अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए कि 0, जैसे अपरिमेय संख्या भी होती हैं जो q = 0, q 0 के बराबर होना चाहिए, इसका सिर्फ विपरीत होती है अपरिमेय संख्या। अब इससे आगे हम भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में जान लें कि क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। चलो इसको रब कर दूं मैं। तो हम जान लें अभाज्य संख्या होती क्या है। तो वे संख्याएं
वे संख्याएं जिनका गुणनखंड दो हो, अर्थात कि वो एक से भी कटे और स्वयं से भी एक और स्वयं से विभाजित हो। जैसे 3 है, कोई बता सकता है अभाज्य संख्या है या वो भाज्य संख्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ। जैसे 3 है, एक से भी कट रही और ये 3 से भी कट रही। हमने क्या कहा, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 हो। ये 2 ही से तो कट रही, एक ये हो गई, एक हो गई। 2 हो और एक और स्वयं से विभाजित हो। तो जैसे एक से भी कट रही, वो 3 से मतलब स्वयं से भी कट रही। जैसे और ले लो 5 है, जैसे 7 है, 13 है, 11 है, ऐसी बहुत सारी हैं। तो ये स्वयं से भी कटती हैं और एक से भी कटती हैं। तो उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अपवाद, एक्सेप्शन, कोई बता सकता है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो एक है जो वो सिर्फ एक से कट रही है और स्वयं भी उसका एक ही है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। मतलब ये ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि उसका सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक ही से कट रही और उसका स्वयं भी एक है। तो इसलिए ये ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। चलो मैं इसको रफ कर दूं, लिख लिया हम लोग। अब हम जानते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होती क्या है? तो वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप 4 ले लो, 4 है, एक से भी कट रही, 2 से भी कट रही और सेम 4 से भी कट रही। इनके गुणनखंड कितने हो रहे? 2 से अधिक हो रहे। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? ये भाज्य संख्या है। हमने क्या कहा, भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने एग्जाम्पल जैसे 4 लिया, एक से भी कट रही, 2 से भी कट रही, वो 4 से, मतलब इसके गुणनखंड 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 एक भाज्य संख्या है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 16, एक से भी कट रही, 2 से भी कट रही, 4 से भी कट रही, 8 से भी कट रही और 16 से भी कट रही। एक से भी कट रही, 2 से कट रही, 4 से, 8 से, 16 से, तो हम इसको कह सकते हैं ये भी भाज्य संख्या है। क्योंकि हमने बोला है कि वे संख्या है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती हैं। आप समझ गए होंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। चलो इसको रख कर दूं। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। आपने देखा 3 है, एक से और 3 स्वयं से कटती है, ये तो अभाज्य संख्या है। 5 भी है, एक और स्वयं से कट रही, वो भी अभाज्य संख्या है। 7 भी ऐसी है और 9 है जो 9 वो एक से भी कट रही,
3 से भी कट रही और 9 से भी कट रही, मतलब ये 3 से कट रही, मतलब इसके गुणनखंड कितने हैं? 3 हैं, अर्थात यह भाज्य संख्या है। तो इसको रफ कर दूं। देखते जाना साथ में। तो हम जानते हैं, हमने देखो प्राकृतिक संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, भाज्य संख्या पढ़ ली, अभाज्य संख्या पढ़ ली, हम पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या होती क्या है? कोई बता सकता है कि सहअभाज्य संख्या होती क्या है? तो चलो मैं ही बता देता हूँ। वे संख्याएं जिनका HCF अर्थात मासा, जिनका HCF 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 13, 14 ये सहअभाज्य संख्या है। इसका अगर HCF लें तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा? एक ही आ रहा है ना, तो इसको हम कह सकते हैं तो जो जिसका इसका कॉमन 1 आ रहा, मतलब इसका HCF 1 है, हम कह सकते हैं 13, 14 ये सहअभाज्य संख्या है। जैसे 18, 19, 25, 26 भाई, जैसे बहुत सारी हैं, 7, 8 भाई, ये सभी सहअभाज्य संख्याएं तो हैं। हमने क्या बोला? जिसका HCF 1 हो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये हो गया। चलो लिख लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया हो तुम, रफ कर दो इसको। चलो ठीक है। और हम जानते हैं सम संख्या क्या कहलाती हैं और विषम संख्या क्या कहलाती हैं। अब हम इसके बारे में जान लें तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि ये सम संख्याएं होती क्या। सम संख्या तो वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्या कहलाती। जैसे 24 ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक है। हमने क्या बोला? वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्या कहलाती हैं। 24 हो गई, 8636 हो गई, इकाई का अंक 6 है ना, 2580 हो गई, ऐसी बहुत सारी हैं। 6, 8, 4, 5, 2, 8, 0 ये भी एक सम संख्या है। तो अब हम जान चुके हैं कि सम संख्याएं होती क्या हैं। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्या कहलाती हैं। अब तो जान गए ना कि सम संख्या होती क्या हैं। इसका सम संख्याओं का विपरीत ही विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या जैसे 23 है, 23 एक विषम संख्या है। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या भी संख्याएं
दो से पूरी तरह विभाजित ना हो। विषम संख्या कहलाती है। जैसे आपने ले लिया 7, ये सम संख्या है विषम संख्या है, ये दूसरी कट रही। आपने ले ली 8, ये सम संख्या है या विषम संख्या है? बताओ इसमें कौन सम संख्या है कौन विषम संख्या है? ये 7 है जो ये 2 से नहीं कट रही तो ये विषम संख्या हो गई। ये 4 है ये 2 से कट रही है, 2 चौको 8, 4 से कट गई ना, तो ये सम संख्या कहलानी, ये विषम संख्या कहलानी। हमने क्या किया, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, तो हम 8 ही विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है। विषम संख्या क्या है? 7 हो गई, 9 हो गई, 23 हो गई, 29 हो गए, बहुत सारी हैं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो, विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल है जैसे नोट कर लो इसको, चलो रफ कर दो। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती क्या है, कोई बता सकता है? चलो मैं बता रहा। वे संख्या, वे सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक संख्याएं संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट था, ऐसे ही माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के इनफाइनाइट था है। तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको कि जो है ये प्लस तक जा रही, ये माइनस के 1 हो गई, माइनस के 2 दिख रहा ना, माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के इनफाइनाइट यहाँ तक। और अब इसमें एक चीज कोई बता सकता है, 0 एक पूर्ण संख्या है या नहीं? तो 0 भी, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर 0 ना हो तो एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 के साथ इस प्लस वाली में सभी इनफाइनाइट तक, माइनस वाली में सभी इनफाइनाइट तक, ये सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जान गए ना ये पूर्णांक संख्या होती क्या है? ये जो संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ये सभी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और ये सभी -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और ये 0 है, ये भी एक पूर्णांक की संख्या तो है। और इस 0 की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की है। समझ गए ना, ये पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या होती क्या है, और पूर्णांक संख्या में कौन ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और कौन धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हम बता दें पूर्णांक संख्या वे सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या जो पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। सॉरी, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे -1 से माइनस इनफाइनाइट तक जो संख्या जा रही है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है, और जो +1 से +∞ तक जो संख्या जा रही
वो धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और जो 0 है वो भी एक पूर्णांक संख्या है। आप जानते हैं कि 0 की खोज आर्यभट्ट ने की है। चलो अब इसको रब कर दूं मैं। अब आप सभी लोग जान गए होंगे कि पूर्णांक संख्याएं हमने आपको बता दिया। वास्तविक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं, और उसमें पूर्णांक संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इसके बारे में बता दिया है। चलो ठीक है, अब हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और आगे से कल से हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद।